सहारा प्रणाम। बड़ी बहस में आपका स्वागत है। मैं हूं भूपेश कोहली। बिहार के रण का आखिरी चरण 2,35,00,000 से ज्यादा मतदाताओं के हाथों 78 सीटों के लिए 1,204 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला बंद। लेकिन तीसरे चरण की जंग दिलचस्प है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोटर्स को चिट्ठी लिख दी, फिर ट्वीट कर दिया। नीतीश ने आखिरी चुनाव बताकर इमोशनल कार्ड खेल दिया। चिराग ने पिता को याद आने का मैसेज दिया, तो तेजस्वी ने बिहार की बर्बादी का सेहरा जेडीयू भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार को सौंप दिया। दावा तो खुद के भरोसे सरकार बनाने का प्लूरल्स पार्टी की पुष्पम प्रिया का भी है। उधर ओवैसी के मुस्लिम कार्ड और मायावती के दलित दांव के सहारे पिछड़ों का मसीहा बनने की जुगत में लगे उपेंद्र कुशवाहा भी सीमांचल के जिलों में सेंध लगाने की जुगत में रहे। एक दिलचस्प तथ्य यह भी है कि बिहार में अब की बार मुख्यमंत्री पद के 6 दावेदार किस्मत आजमाते रहे और किसी राज्य ने विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पद के इतने चेहरे कभी नहीं देखे। अब किसके दावे आसमान छुएंगे और किसके दावे धराशायी होंगे, इसके लिए तो 10 नवंबर का इंतजार करना होगा। तीसरा चरण 15 जिले 78 सीटों पर मतदान और छिटपुट घटनाओं को छोड़ दें तो ज्यादातर शांतिपूर्ण मतदान। ये लाइन दिन भर की पूरी तस्वीर को नुमाया करती है। अब नतीजों की बारी है। 243 सीटों पर 10 नवंबर को नतीजों के आने तक किसका होगा बिहार और किसकी बनेगी सरकार के जुमलों और कयासों से लोगों का कौतूहल बना रहेगा। एनडीए के कमांडर नीतीश कुमार और महागठबंधन के कप्तान तेजस्वी यादव दोनों ही बहुमत का दावा कर रहे हैं। इस चरण में नीतीश सरकार के 11 मंत्रियों और विधानसभा अध्यक्ष की भी साख दांव पर लगी है और शाम 5 बजे तक 50% से ज्यादा वोटिंग प्रतिशत है। उसका इशारा साफ है कि 2.35 करोड़ से ज्यादा वोटर्स ने बिहार को संवारने की शपथ शायद खुद ही ले ली है। हालांकि अभी तक हुए दोनों चरणों में बिहार में बंपर वोटिंग हुई है। पिछले चरण में 55.90 और दूसरे चरण में 55.44%। तीसरा चरण एनडीए और महागठबंधन दोनों के लिए अहम माना जा रहा है। आरजेडी के पास इस चरण में 20 सिटिंग विधायकों के साथ 46 उम्मीदवार मैदान में हैं। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने वोटरों को चिट्ठी भी लिखी और शनिवार को सुबह ही ट्वीट भी कर दिया। फिर राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर दिया। आइए देखते हैं दोनों ट्वीट्स को। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में सभी मतदाताओं से मेरी विनती है कि वो वोटिंग का नया रिकॉर्ड कायम करें और हां, मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान भी अवश्य रखा जाए। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट जो सुबह ही उन्होंने कर दिया था। और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर बिहार के लोगों से कहा कि बिहार में अंतिम चरण की वोटिंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और अपने वोट के माध्यम से लोकतंत्र को मजबूत करें। बिहार में तीसरे चरण का मतदान 15 जिलों की 78 सीटों पर वोटिंग। 10 नवंबर को वोटों की गिनती होनी है। 2015 से कई मायनों में अलग हो रहे इस चुनाव में जिन दो चेहरों पर सारा दारोमदार है वो है नीतीश और तेजस्वी। 10 नवंबर को तस्वीर ही बताएगी कि किस चेहरे को बिहार की जनता ने ज्यादा से ज्यादा पसंद किया और किस चेहरे को वेटिंग लिस्ट में डाल दिया। तीसरे चरण से पहले की गई नीतीश कुमार की भावुक अपील रंग लाती है और उनके लिए अंत भला तो सब भला रहता है या नहीं, या फिर चिराग तेजस्वी की भविष्यवाणी सही उतरती है कि 10 नवंबर के बाद नीतीश कुमार नहीं रहेंगे राजनीति में मुख्यमंत्री। भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाने का दावा भी एलजेपी ने किया है। सरकार अकेले दम पर बनाने का दावा तो प्लूरल्स पार्टी की पुष्पम प्रिया भी कर रही हैं। उधर कई छोटे दल भी अखाड़े के चारों ओर घूम रहे हैं और दोनों बड़े पहलवानों में जो बाजी मारेगा उसके साथ खड़े हो जाएंगे। बहरहाल इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जबरदस्त पैनल मौजूद है। वैभव अग्रवाल भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्सपर्सन हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस के नेता अनुज अत्रे साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आरजेडी की नेता उर्मिला ठाकुर हमारे साथ मौजूद हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता श्रवण कुमार हमारे साथ मौजूद हैं और वरिष्ठ पत्रकार अपनी बेबाक राय रखते हैं डॉक्टर सुनील कौशिक। सभी का स्वागत। सबसे पहले वैभव अग्रवाल आपके पास आऊंगा। 10 तारीख की क्या तैयारी? 10 नवंबर को वोटों की गिनती होनी है, कौन बनेगा मुख्यमंत्री
इस पर सस्पेंस रहेगा 10 तारीख तक। कुछ ही देर में एग्जिट पोल के नतीजे भी आएंगे, उन पर कितना भरोसा किया जाएगा? आमूमन ये होता है कि वो नतीजे जिसके पक्ष में आते हैं वो कहता है कि ठीक है, जिसके पक्ष में नहीं आते हैं वो कहता है कि नहीं, 10 तारीख तक इंतजार करिए। भूपेश भाई नमस्कार। देखिए, ऐसा है कि जहां तक मेरा अंदाजा है और हम लोग जो लोकल एरिया की पूरी हमारी अंडरस्टैंडिंग है, मेरे ख्याल से आरजेडी और जेडीयू की जो जो विरासत है उसके अंदर बहुत ज्यादा घमासान होगा। और अभी आरजेडी करीब 80 सीटों पे है, वो सीधा 40 पे या 35 पे आ जाएगी। और और जेडीयू को उसका फायदा मिलेगा। बट उसी के साथ साथ भाजपा की पृष्ठभूमि है, हमारी 75-80 सीटें जो बनी हुई हैं वो बनी हुई हैं, और हम 20 से 22 सीटें ऑलरेडी ऐड करेंगे। तो हम 120-130 के आसपास जाने का रखते हैं, और बाकी सीटें जो हैं वो एलजेपी, पुष्पम जे और इन सब के पार्टीज में डिवाइड हो जाएंगी। सो दैट्स द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टेट। जेडीयू के साथ मिलकर सरकार बना रहे हैं आप? हाँ, मतलब नीतीश भाई के साथ तो एनडीए का हमारे, जैसे आपने बोला अभी, मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि नीतीश कुमार एनडीए के कमांडर हैं बिहार में। तो मेरे ख्याल से बड़ी अच्छी शालीन बात है इसको, और मेरे ख्याल से 15 साल का उनका अच्छा कार्यकाल है, और मुझे नहीं लगता है कि इसके अंदर दिक्कत आएगी। और हमारा अभिन्न अंग है, जिस तरह एलजेपी है, जहां तक लोकल लेवल के इलेक्शन की बात है, मेरे ख्याल से थोड़ा सा अंदर जाती है, लेकिन उसके अंदर भाजपा का तो खासकर पिछले 6 साल में हमने जितने भी इलेक्शंस देखे हैं भूपेश भाई, मुझे नहीं लगता है कि हमने किसी भी पुराने साथी को छोड़ा है और किसी भी नए साथी को जुड़ने से कमी रखी है। मेरे ख्याल से मुझे तो नहीं लगता है कि मेरे प्रॉब्लम ऑन दैट। तो चलिए, भारतीय जनता पार्टी का दावा कि जो उन्होंने काम किए थे विकास के, उसी आधार पर तीनों चरणों में बिहार की जनता ने वोट देकर उनको डिस्टिंक्शन से पास किया है। 2/3 बहुमत से उनकी सरकार बनने जा रही है। कमांडर नीतीश कुमार जो है वो मुख्यमंत्री होंगे। इनके दावे के उलट उर्मिला ठाकुर, आरजेडी नेता, हमारे साथ मौजूद हैं। उर्मिला जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता वैभव अग्रवाल का कहना है कि आरजेडी 80 से 40 सीटों पर आ जाएगी और इसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा। सरकार दोबारा से बनाने जा रहे हैं, आपका रिएक्शन? देखिए, सबसे पहले तो मैं बिहार की 12 करोड़ जनता जिन्होंने मतदान किए और बिहार में बदलाव का जो उनका अग्रेसिव होकर के जो आगे आए हैं कि हमें बिहार में बदलाव चाहिए, तो इसके लिए मैं 12 करोड़ जनता को नमस्कार करती हूँ, सलाम करती हूँ। और मैं ये कहना चाहती हूँ वैभव जी को कि ख्वाब देखना कोई बुराई नहीं है कि आप जो है कह रहे हैं कि 40 सीट पे आ जाएगी। ये बिहार की जनता तय करेगी, ये बीजेपी के लोग और नागपुर से ये तय नहीं होगा, ये बिहार के पब्लिक से तय होगी कि कुर्सी पर कौन बैठेंगे, किनको कितना सीट आना है। और ये लोग क्या बोलेंगे, कोरोना काल से लेकर के बाढ़ पीड़ित के लिए न विशेष राज्य का दर्जा, न विशेष पैकेज, विकास की क्या बात करेंगे? क्या किया इन लोगों ने बिहार के लिए? 2 करोड़ युवा की रोजगार, 15 लाख रुपया कहाँ गया इनका? तो किस आधार पर ये चाहेंगे कि हमें जो है बिहार में सत्ता आवे? बिहार के लोग इतनी बड़ी भूल नहीं करने के लिए जा रहे हैं। आदरणीय तेजस्वी यादव जी को, महागठबंधन को जो है बिहार के मुख्यमंत्री बनाने की मूड में जनता का एकदम ठेठ बिहार का तेजस्वी यादव, चाहे युवा हो, महिला हो, किसान हो, सबों का एक ही विकल्प है, तेजस्वी तय है। और 10 तारीख को पता चल जाएगा कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बहुत ज्यादा है। उर्मिला ठाकुर का कहना है एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बहुत ज्यादा है। जेडीयू से, बीजेपी से, गठबंधन से, नीतीश कुमार से तमाम लोग त्रस्त थे। 15 साल का कुशासन था उनका और उसी आधार पर परिवर्तन की लहर बह रही है। आऊंगा उर्मिला जी आपके पास। अनुज जी, भारतीय जनता पार्टी का दावा, आपके गठबंधन से 80 सीटें जा रही, 80 सीटों पर जो आरजेडी थी और आपके सहयोगी है, 40 सीटें खिसक जाएंगी और उसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। आपका दावा 10 तारीख को लेकर? देखिए, हमारा दावा क्या, वो तो बिहार की जनता ने एक अपना तय कर लिया है और आज अंतिम मोहर लगा दी है कि 10 तारीख को इनकी सरकार की विदाई तय है। नीतीश बाबू जो ये पलटू राम के नाम से जो मशहूर हो गए हैं बिहार में, सुशासन बाबू के लिए इन्होंने अपने जो स्वयंभू अपना नाम दिया था, वो सुशासन तो इन्होंने कुशासन में परिवर्तित करते पलटू राम के नाम से जो मशहूर हैं। और भारतीय जनता पार्टी एक जो है, सबको मालूम है कि किस तरह से अवसरवादी ये लोग हैं। अवसर उठा करके जहां जनता इनको हरा देती है, चुनाव
से हार जाते हैं, वोट के मैंडेट से हार जाते हैं, तो पीछे के रास्ते से सरकार बना देते हैं। तो बिहार की जनता को याद है कि 5 साल पहले जब सरकार यहाँ पे चुनाव हुए थे बिहार में 2015 में, तो कांग्रेस, आरजेडी और ये नीतीश कुमार जी के गठबंधन को विजयी बनाया था, भारतीय जनता पार्टी को हराया था। और जनता के मैंडेट का मजाक उड़ाते हुए जिनके विरोध में इन्होंने वोट लिया था नीतीश कुमार जी ने, अपने सत्ता के लालच में आ करके वहां पलटी मार करके बैठ गए। तो बिहार की जनता एक राजनीतिक सूझबूझ रखने वाली बहुत समझदार जनता है। बच्चे बच्चे के उसमें जो है मन में कहीं ना कहीं राजनीतिक इन लोगों पे बहुत एक समझदारी। क्यों ऐसे करते हैं वैभव अग्रवाल? आपसे मैं जवाब लूंगा, क्यों ऐसे करते हैं? बैकडोर से भी एंट्री कर लेते हैं, हॉर्स ट्रेडिंग भी कर लेते हैं, सरकार जुगत लगा के बना लेते हैं, गठबंधनों को तोड़ देते हैं, किसी तरह की मर्यादा का पालन नहीं करते। आऊंगा आपके पास। इस बीच हमारे पास डॉक्टर सुनील कौशिक हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। सुनील भाई, आपने भी देखा, लेकिन मेरा सवाल यहाँ आपसे अलग है। AIMIM, मायावती, उपेंद्र कुशवाहा, ये जो गठजोड़ है, ये कितना फर्क डालने वाले हैं? हालांकि एग्जिट पोल में भी कुछ ही देर में नतीजे आएंगे। नहीं, बिल्कुल मेरा मानना है कि जो ये राजनीतिक दलों का जो गठबंधन बना, चाहे बहुजन समाज पार्टी की, लगभग मेरे हिसाब से बिहार के इलेक्शन में 90 राजनीतिक दल छोटे मोटे थे जिन्होंने चुनाव लड़ा। और मैं 2010 की या 2015 की भी बात करूंगा तो 2010 में हम कहेंगे तो 82 ऐसे राजनीतिक संगठन थे जिनके खाते तक नहीं खुले। तो कुछ हम कह सकते हैं कि वोट कटुआ के नाम से जो ऐसे संगठन चलते हैं, जो मुझे लगता है कि सत्ता तक पहुंच नहीं सकते, लेकिन सत्ता तक पहुंचाने में ऐसे दलों का बड़ा योगदान रहता है। किसी को रोक देते हैं, किसी को रोक देते हैं, किसी को जाने देते हैं। और एक बीजेपी ने एक बिल्कुल ट्रम्प कार्ड ये खेला कि जिस तरीके से चिराग जी की पार्टी को अलग रख करके, और जो जिस तरीके से चर्चाएं हैं कि जब इलेक्शन के बाद 10 तारीख को जो नतीजे आएंगे उसके बाद क्या भूमिका लोजपा की रहेगी, लगता है कि 5 से 10 सीटों बीच में लाने में कामयाब है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जितनी भी सीटें हैं उसमें अधिकतर बीजेपी के खिलाफ उन्होंने प्रत्याशी नहीं उतारे, उन्होंने नीतीश जी की पार्टी के खिलाफ प्रत्याशी उतारे। तो कहीं ना कहीं पीछे के पर्दे से ये बीजेपी का एक छोटा सा खेल रहा होगा, और हो सकता है कहीं ना कहीं रणनीति बनाई होगी कि चुनाव के नतीजे जब आएंगे तो उसके बाद सौदा कैसे होगा। क्योंकि नीतीश जी को आपने देखा 2010 की बात करेंगे तो 2010 में इतना पूर्ण बहुमत आया कि 80% सीटें एनडीए की रहीं। उसमें से मैं छोटा सा मैं आपको आंकड़ा भी गिना दूंगा, मुझे लगता है शायद कि 206 सीटें इनकी आई थी 243 में से 80% सीटों पे इनका था, जिसमें जेडीयू की 115 और बीजेपी की 91 सीटें। ऐसा क्या रहा कि 2015 में वो बीजेपी के खिलाफ इलेक्शन लड़े और वो यूपीए के साथ चले गए, और 2.5 साल चलने के बाद फिर क्या स्थिति हुई? 2014 में आपने देखा कि वही नीतीश जी 2014 में मोदी को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। मोदी जी की वजह से वो एनडीए से बाहर गए। उसके बाद इलेक्शन उन्होंने लड़ा यूपीए के साथ जाकर के। फिर क्या परिस्थितियां पैदा हुई? तो ये सारे जो वहां राजनीतिक समीकरण बिहार में हमें देखने को मिले और निचोड़ निकाल के आए, तो लगता है कि सारे लोग सत्ता तक पहुंचना चाहते हैं। उनकी नीतियां कुछ भी नहीं है, चेहरा भी कुछ नहीं है, चरित्र भी उन राजनीतिक दलों का कुछ भी नहीं है, चाहे बीजेपी का हो, चाहे आरजेडी का हो, चाहे जेडीयू का हो। और जो स्थितियां जिस तरीके से आपने कहा कि बहुजन समाज पार्टी, इसके अलावा तमाम है, हमको आप देख लीजिए, लोजपा को देख लीजिए, कुशवाहा जी की पार्टी को देख लीजिए, और ऐसे राजनीतिक दल बहुत सारे हैं जिनकी चर्चाएं भी नहीं है, लेकिन वो कहीं ना कहीं हर विधानसभा पे 100, 200, 500, 1000 वोट काटने में। लोक जनशक्ति पार्टी का दावा है कि वो 10 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बना रहे हैं। चिराग पासवान ने कई रैलीज में ये कहा है, नीतीश तेरी खैर नहीं, मोदी तुझसे बैर नहीं। श्रवण कुमार लोक जनशक्ति पार्टी के नेता हमारे साथ मौजूद हैं। श्रवण भाई, आपसे समझना चाहेंगे क्या कैलकुलेशन है लोक जनशक्ति पार्टी की, और किस आधार पर आप ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बना रहे हैं? इंटरनल सर्वे आपका क्या कहता है, कितनी सीटें एलजेपी जीत रही है 10 तारीख को? देखिए भूपेश जी, 10 तारीख को जो परिणाम आएंगे निश्चित रूप से वो परिणाम लोक जनशक्ति पार्टी और भाजपा के पक्ष में आएंगे। और जितने भी पॉलिटिकल प्रिडिक्शन हैं और जितने भी पॉलिटिकल पंडित हैं जिनकी भविष्यवाणी है, सारे के सारे फेल हो जाएंगे। इस बार का चुनाव बिहार में सारे चुनाव से अलग चुनाव है। नहीं, ये भी और निश्चित रूप से देखिएगा, हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने जो बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का संकल्प लिया, और जो हम बिहार को पलायन से, जो रोजगार की यहां समस्या है,
जो शिक्षा की समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या है, बाढ़ की विभीषिका की समस्या है, जो उद्योग 15 साल में एक भी सुई का उद्योग नहीं लगा पाए अरे नीतीश नीतीश जी। कुमार का कहना है, तो जेडीयू का निश्चित कहना है कि जब आप सरकार में इतने साल रहे तब आपने नहीं किया, अब अलग से कैसे क्या उनसा फॉर्मूला बनाएंगे, और ये सब बातें कहने की है। भारतीय जनता पार्टी की बी पार्टी के तौर पर आप काम कर रहे हैं, ये भी आरोप आप पर लग रहे हैं, इसका जवाब दीजिए। भूपेश जी, बहुत लोगों ने, किसी ने भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कहा, किसी ने भोटकटुआ कहा, और देख लीजिएगा सभी दल, जितने भी पार्टियां थी बिहार में, सभी दल कोई 4 झंडों के नीचे, कोई 5 झंडों के नीचे चुनाव लड़ रही थी। हमारे नेता और हमारी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी इकलौती बिहार में ऐसी पार्टी थी कि अकेले हम बिहार में अपने झंडे के नीचे बिहार में चुनाव में लड़ रहे थे चुनाव। और निश्चित रूप से देख लीजिएगा, जो 10 तारीख को परिणाम आएंगे, जो 15 साल का बदनाम बिहार था और 15 साल का जो नीतीश जी का बदहाल बिहार है, कुशासन जो 15 साल में बिहार में नीतीश कुमार ने देने का काम किया, तो निश्चित रूप से बिहार के नौजवान, बिहार के किसान, बिहार के अवाम इससे निकलना चाहते हैं। उर्मिला जी, यहाँ और बैठे बैठे नया सीधे बिहार सीधे सरकार बनाने बना ली का भारतीय जनता पार्टी और एलजेपी ने। कह रहे हैं कि कोई 15 साल का कुशासन आपका कोई नहीं भूला है, और नीतीश कुमार का जो राज था वो भी कोई नहीं भूल रहा है। अब एक नई परिवर्तन की बयार है, भारतीय जनता पार्टी के साथ लोक जनशक्ति पार्टी सरकार बनाने जा रही है, इनका दावा। किनसे पूछ? उर्मिला ठाकुर जी, आपसे सवाल। किनसे सवाल था भूपेश जी आपका? मैं ये कहना चाहती हूँ भूपेश जी कि गुड़ खाए गुलगुल्ला से परहेज। बीजेपी पार्टी को जनता ने मैंडेट दिया विपक्ष में बैठने का, और ये चोर दरवाजे से आके सत्ता चला रहे हैं। ये स्मार्ट सिटी जो है पटना को बना रहे थे, थोड़ा सा पानी में सुशील मोदी जी हाफ पैंट पहन के भाग रहे हैं। चमकी बुखार में कुछ नहीं कर पाए, केंद्र के टीम के द्वारा कुछ नहीं कर पाए, किसानों के लिए काला कानून लाए, और जो कोरोना के लोग 40 लाख जो श्रमवीर बिहार के थे, जो देश के विभिन्न हिस्सों में रह रहे थे, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं कर पाए। ये किस आधार पर कह रहे हैं? सरकार, जनता यहाँ के ठगा ठगा सा महसूस कर रही है। जनता सोच रही है कि अगर बीजेपी को हम दोबारा सत्ता में आने देंगे तो वही हाल होगा जो हाल आज से 70 साल पहले, आजादी के पहले हाल था। इसलिए बीजेपी को किसी भी कीमत पर बड़का झूठा पार्टी को बिहार में कहीं जगह नहीं है। वैभव जी, कहां से कहां पहुंचा दिया आपने स्टेट को? देखिए कितने गंभीर आरोप लग रहे हैं आपके ऊपर। 15 साल में आपने कहां से कहां पहुंचा दिया। आपके उप मुख्यमंत्री बाढ़ की चपेट में आ गए थे, उनको बचाना पड़ा। 40 लाख प्रवासी मजदूर जो आए थे उनको आप कुछ नहीं दे पाए, बिहार में रोजगार नहीं दे पाए, सड़कें नहीं दे पाए, शिक्षा नहीं दे पाए, स्वास्थ्य नहीं दे पाए, हर चीज आपने बर्बाद कर दी। बड़े गंभीर आरोप हैं, जवाब दीजिए सर। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं कांग्रेस की कैंपेनिंग को बड़ी क्लोजली मॉनिटर कर रहा था, और शक्ति सिंह गोहिल को मैं उनको स्वास्थ्य जल्दी ठीक होने की बधाई दूंगा। उनको कोरोना हो गया है, कांग्रेस के कई नेताओं को कैंपेन में कोरोना हो गया है, कुछ हमारे नेता जो हमारे कार्यकर्ता जो काम कर रहे थे उनको कोरोना हो गया है। लेकिन आप ये समझें कि इस कोरोना दौर में एक तो हमने पूरा बिहार का हेल्थ सेक्टर है उसको ठीक करने की चेष्टा करी। दूसरा, इन्होंने जो हम पे आरोप लगाए हैं, मैं आरोप का, देखिए आरोप तो प्रत्यारोप होते हैं, मैं उनका कोई जवाब नहीं देना चाहूंगा क्योंकि ये कैंपेनिंग तो चल नहीं रही है। अपन चालीस डिस्कशन करते हैं कि 10 तारीख को कौन सरकार बनाएगा, और मैं आपको आपके माध्यम से जी ये बोल देता हूँ कि सरकार तो भारतीय जनता पार्टी के अगुवाई में ही बनेगी। अब वो आरजेडी चाहे आरोप लगाए चाहे प्रत्यारोप लगाए, और फिर कोई कहे बैक डोर से चले जाते हैं और फ्रंट डोर से आ जाते हैं। भाई साहब, सरकार बनानी है, वो तो बनेगी, सरकार तो बन के रहेगी। आप आ जाओ साथ तो आपके साथ बन जाएगी, नहीं तो सरकार तो बन के ही रहेगी। तो ठीक है, तो जहां तक सरकार बनाए तो प्लेटफॉर्म से लेकर के बीएसएनएल से लेकर रेलवे बेचने लगे, स्टेशन बेच दिए, दे दीजिए, एयर इंडिया बेच दिए, LIC बेच दिए, देखिए और नाक के नीचे से कहे हमको चौकीदार रखिए, ऐसा चौकीदार
अच्छा रख लेंगे, रख जिस लेंगे। चौकीदार आप के विजय माल्या के अच्छा, माध्यम रख से, लेंगे, चौकीदार की नीरव रख लेंगे, मोदी के आपकी माध्यम से, सुनेंगे। ललित मोदी लेकिन के एक माध्यम मिनट से, मेरे को बोलने मेहर अली दीजिए। चौकसी के माध्यम से देश का अच्छा, खजाना लुटा कोई दिए। बात नहीं, मैं बिहार आपकी की जनता चलिए अपनी उर्मिला जी, बड़ी आऊंगा गलती आपके नहीं पास। करने तमाम जा तरह रही के है। आरोप आपने लगा दिए, जवाब तो ले लें इनसे। अग्रवाल साहब जवाब। तो भूपेश जी, मैं उर्मिला जी के इमोशंस का और इनकी उत्तेजना का मैं बड़ा नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ। वो बड़ी है मेरे से, मैं समझ सकता हूँ उनकी व्यथा, क्योंकि आज की तारीख में मुद्दे पर जब जवाब तेजस्वी दे ही यादव नहीं से सकते पूछे ना। कि उनके ये मुद्दे की पिताजी बात ने करते जो कहाँ कांड हैं? किया है, वो कांड का क्या है, तो वो कहते हैं वो पहले सोशल टाइम था, अब इकोनॉमिक टाइम है। बिहार की जनता से मैं पूछूं, वो बिहार की जनता सोशल टाइम और इकोनॉमिक टाइम को कैसे समझती है? क्या तेजस्वी यादव को सोशल टाइम्स और इकोनॉमिक टाइम्स की स्पेलिंग पता है? तो दूसरी बात वो ये कहते हैं, उन्होंने, मतलब मैं कल किसी से बात कर रहा था, सामाजिक न्याय के साथ साथ आदरणीय नेता तेजस्वी जी आर्थिक न्याय भी देने के लिए जा रहे भवेश अरे जी। भाई, आर्थिक अरे न्याय, आप- 10 लाख युवा को ऐसा रोजगार। नहीं होता है। देखिए, आप यही तो, आरजेडी इतनी असभ्य पार्टी है, इतनी उत्तेजना भरी पार्टी है, अस्थायी आप लोग। क्या है ना, आप गुंडागर्दी पे उतर आते हैं, आप दूसरे की आवाज को दबाने में असमर्थ होते हैं तो उसके ऊपर चढ़ जाते हैं। अरे आप बोलने तो दीजिए, आप और हम वार्तालाप कर रहे हैं, हम वार्तालाप नहीं करेंगे तो पॉइंट कहां से आएंगे? आप अपना जो पार्टी का कैरेक्टर बोल है, लीजिए, बोलिए। आपने पिछले 25 साल में, 30 साल में किया, गुंडागर्दी, खून और वो बंदूकों को गलाना, वो सब कौन नहीं भूला है? किसको याद नहीं है? तलवार लेके रोड पर नहीं आपसे। उतरे भवेश जी, हम तो बोलने छोटे का हैं हक नहीं है। आपसे। मंदिर हम मस्जिद तो छोटे गाय हैं गंगा और आपसे। दंगा नहीं हमें किए याद हैं है। देश में। तो हमारे जो बड़े वोटर हैं परिवार में, उन सबको तो बिल्कुल याद है गुंडागर्दी। डॉक्टर सुनील, नीतीश कुमार ने गुंडागर्दी, तीसरा चरण काफी अहम माना जा रहा है। आऊंगा आपके पास, वैभव वैभव अग्रवाल और उर्मिला जी दोनों के पास आऊंगा। तीसरा चरण काफी अहम माना जा रहा है, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर। और अगर सीमांचल की बात करें तो कौन कौन से ऐसे इलाके जो एनडीए को डेंट दे सकते हैं या जो एनडीए के फेवर में जा सकते हैं? नहीं, देखो वहाँ जो लास्ट का हमारा तीसरा चरण है, लगभग मैं समझ रहा हूँ उसमें 11 तो ऐसे मंत्री हैं जो सिटिंग मंत्री हैं, उनका भी स्थिति ऐसी गंभीर है कि जीतने की स्थिति में क्या होगी उसमें, क्योंकि उनका भी बहुत जगह विरोध देखा गया है। लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि जो विपक्ष में लोग बैठे हुए हैं, जो राजग है, उसकी तरफ से कौन था ऐसा? केवल तेजस्वी के अलावा मुझे कोई ऐसा नेता नहीं दिखा जिसने बिहार में बढ़ चढ़ के इस चुनाव में हिस्सा लिया हो। कांग्रेस के साथ उनका गठबंधन था। इधर राहुल गांधी की आप रैलियां देखेंगे तो कितनी गिनी चुनी रैलियां उंगलियों पर गिन सकते हैं। प्रियंका गांधी की आप एक आध रैली नहीं हुई, सोनिया गांधी वहाँ पहुंची नहीं, मीसा यादव बिहार से बाहर रहीं। तो जो परिस्थिति वहाँ थी, जिस तरीके से बीजेपी ने और नीतीश जी की पार्टी ने जिस तरीके से वहाँ कैंपेन किया और जनता के बीच जाकर के जो स्थिति वहाँ हुई, देखी उन्होंने जो नब्ज वहाँ पकड़ी है, मुझे लगता है कि वहाँ जातिगत जो आधार वहाँ पर देखा गया है, वो तीनों चरणों की हम मिलकर बात करेंगे तो विशेष तरह से मायने रखता है। क्योंकि यदि अब हम मुस्लिम पक्ष की बात करेंगे तो बहुजन समाज पार्टी ने एआईएम के साथ गठबंधन किया। लालू प्रसाद यादव जी के साथ हमेशा यादव और मुस्लिम गठबंधन बाईएम रहता ही था। जो वहाँ स्थिति रहती थी वो कहीं ना कहीं ये वोट काटने में कामयाब होगा। तो 15 से 16% जो मुस्लिम वहाँ बिहार में जो दखल रखता था अपने वोट बैंक की, वो कहीं ना कहीं 3 जगह बटा है। वो किसको फायदा होने वाला है? वो राजग इनको नीतीश जी की पार्टी को या बीजेपी को उसका निश्चित तौर से फायदा मिलेगा। दूसरा यदि हम देखेंगे 19वें दशक की बात हम करेंगे कि जिस तरीके से वहाँ राम मनोहर लोहिया थे, राम मनोहर लोहिया जी ने कौन सा नारा दिया वहाँ पर? कह दिया 100 में 60। यदि हम राजनारायण जी की बात करेंगे तो उन्होंने क्या नारा दिया कि जनेऊ तोड़ो जाति जोड़ो। तो इस तरीके के जब नारे 19 दशक के बाद आए और मंडल कमीशन आने की रिपोर्ट आने के बाद जो वहाँ परिस्थितियाँ पैदा हुई, वो कहीं ना कहीं ओबीसी और एससी की तरफ बढ़ी जाकर के। उसका फायदा किनको मिला? लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी को पना, और उन्होंने 15 साल गठबंधन किया। इस बात को नीतीश जी ने बड़ा गौर से देखा और समझा। उसके बाद पहला मैं कार्यकाल की बात करूंगा तो पहले कार्यकाल में उन्होंने ब्राह्मणों की एक उपजाति होती है गिरी, उसको वो किस में लेकर के आए? वो लेकर के आए उसमें ओबीसी में, विशेष ओबीसी का दर्जा उनको दे दिया। तो कहीं ना कहीं नीतीश जी की पार्टी को उसका फायदा मिला। दूसरे इलेक्शन में वो मुसलमानों में जाति होती है कुल्हैया, जिसको भी वो अत दलित जाकर के उन्होंने वहां कर दिया। तो लगभग तीनों इलेक्शनों की बात करेंगे हम। एक लास्ट के इलेक्शन की बात करेंगे रविदास जो जाति होती थी वो विशेष तौर से लालू प्रसाद यादव जी के बड़ा नजदीक रही है। उनको भी उन्होंने महादलित में डाल दिया, ओबीसी दलित से। तो कहीं ना कहीं वो राजनीति दलित, महादलित, ओबीसी, महा उसको लेकर के हम यदि हम प्रयास करेंगे तो कहीं ना कहीं इस तरीके से वहाँ बांटने का प्रयास किया। इस बार मुझे लगा कि नीतीश जी के पास ऐसा कोई तुरप का पत्ता नहीं था कि वो इस तरीके का कार्ड खेल सकते थे।
तो उन्होंने इमोशनल कार्ड खेला कि हो सकता है कि मेरा अंतिम इलेक्शन ये हो, इसके बाद मैं कोई चुनाव नहीं नीतीश कुमार की जो अपील थी कि उनका यह अंतिम चुनाव है, इसका वोटर्स पर क्या कुछ असर पड़ा, ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के नुमाइंदों से जानेंगे। बड़ा जबरदस्त पैनल हमारे साथ मौजूद है। गठबंधन में बदलाव या गठटूटन, क्या होगा? मौका परस्ती और बागियों का डेंट, ये कितना बड़ा इफेक्ट डालेगा 10 तारीख को या डाल चुका है, इस पर भी बातचीत करेंगे। तमाम पैनल हमारे साथ मौजूद रहेगा। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, फौरन हाजिर होंगे। आप चलते रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। तीसरे चरण में महागठबंधन की ओर से आरजेडी के 46 उम्मीदवार मैदान में हैं, वहीं कांग्रेस 26 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। सीपीएम 5, सीपीआई ने 2 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे। एनडीए की ओर से जेडीयू 37 सीटों पर और भारतीय जनता पार्टी 35 सीटों पर तीसरे चरण में चुनाव लड़ रही है। वीआईपी 5 सीटों पर और हम 1 सीट पर मैदान में हैं। तीसरे चरण में कई इलाके मुस्लिम आबादी वाले हैं, इनमें किशनगंज, कटिहार, अररिया, पूर्णिया प्रमुख रूप से शामिल हैं। इन इलाकों में असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम 25 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। अंतिम चरण में 23 सीटों पर आरजेडी और जेडीयू के बीच सीधा मुकाबला माना जा रहा है, जबकि आरजेडी और भारतीय जनता पार्टी में 20 सीटों पर भिड़ंत देखी जा रही है। एलजेपी के प्रमुख चिराग पासवान का कहना है कि इस बार मतदाता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। यह चरण कांग्रेस के लिए भी बेहद अहम माना जा रहा है। अनुज अत्रे साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के नेता हैं, प्रवक्ता हैं। अनुज भाई, तीसरे चरण की अगर बात करते हैं तो कितनी उम्मीद, पिछला प्रदर्शन दोहरा पाएंगे, उससे बेहतर होगा या कहीं कोई कमी रह जाएगी? आपने तीनों बातें की, तीनों का एक ही जवाब है कि निश्चित तौर पे प्रदर्शन बहुत बेहतर होगा और जो बहुमत के आंकड़े से भी बहुत आगे जाएगा। क्योंकि ये चुनाव अभी, जैसे कौशिक जी अभी ब्रेक से पहले बता रहे थे, निश्चित तौर पे इससे पहले जो 3 चुनाव नीतीश जी ने जीते वो कहीं ना कहीं जातिगत के आधार पर और धर्म के आधार पर जो है अपना बंटवारा करके लोगों को बांट करके वोट हासिल किए। लेकिन ये चुनाव का नैरेटिव राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस ने इस बार बदल दिया है बिहार में। अब कोई वहां की जनता, कोई भी राजनीतिक दल जात पात की और धर्म के आधार पर बात करने में कामयाब नहीं हो पा रहा है। केवल और केवल विकास की, बेरोजगारी की दूर करने की, इस तरह की बातें हो रही हैं। अब सब लोग चाहते हैं, वहां पर बिहार की तमाम जनता चाहती है कि परिवर्तन चाहिए, ना केवल सत्ता में परिवर्तन चाहिए, सोच में परिवर्तन चाहिए, बिहार के विकास में परिवर्तन चाहिए। कि जो लगातार जो है बिहार को सुशासन के नाम पर कुशासन में तब्दील कर दिया और जनता को भ्रम में डाल करके दिखाया कि ना जाने कितने अच्छे सब्जबाग पेश कर दिए उनके सामने, जबकि हालात यह है कि स्थिति बद से बदतर करी हर साल, हर चुनाव में। लेकिन अब जनता जागरूक हो चुकी है। बिहार का नौजवान, बिहार का जो है, आप लोगों ने भी दिखाया, अपने चैनल्स पे तमाम स्टोरीज दिखाई हैं, जिस तरह से इंटरव्यूज आए हैं, हम लोग भी वहां होकर के आए हैं। सब लोग इस समय मांग कर रहे हैं। जो बिहार का 50 लाख से ज्यादा प्रवासी मजदूर जो वापस आया है, हजारों किलोमीटर पैदल यात्रा करके जो आया है, माताएं, बहनें, बच्चे, बुजुर्ग किन किन हालातों में आए हैं, केवल एक व्यक्ति की जिद की वजह से 4 घंटे का जो उसमें अंतराल में जो लॉकडाउन कर दिया और ये नहीं सोचा कि लोग किस हाल में रहेंगे। और जब वो हजारों किलोमीटर कहीं बॉम्बे से, कहीं नासिक से, कहीं गुजरात से, कहीं पंजाब से, कहीं हरियाणा से जब पैदल आ रहे थे, तो नीतीश कुमार जी की सरकार ने उनके खिलाफ आदेश पारित कर दिया था। वो प्रवासी मजदूरों को मालूम है, सरकार ने जो आदेश पारित किया था अपने जिलाधिकारी और एसपी के खिलाफ कि ये जितने भी प्रवासी मजदूर बिहार लौट करके आ रहे हैं, इन पर नजर रखिए, इनके आने से बिहार का माहौल खराब होगा, ये कहीं ना कहीं चोरी डकैती की घटनाओं में सम्मिलित हो जाएंगे। तो जिस मुख्यमंत्री की और जिस सरकार की अपने नागरिकों के प्रति ये सोच हो, तो सोचिए वो क्या जवाब लेता हूं, क्या देंगे जवाब। वो सोच करके प्रवासी मजदूरों ने 30 से 35 लाख इस बार वोट बढ़ा है वहां पर। वो सब वही है। कोई गांव ऐसा नहीं है भूपेश भाई कि जहां पर प्रवासी मजदूर रुका ना हो इस बार वोट डालने के लिए। कोई परिवार ऐसा नहीं है। वो दर्द उनके सीने में झलक रहा है।
कांग्रेस जिस तरीके से दावा कर रही है उससे तो आप पिछड़ते दिखाई दे रहे हैं वैभव भाई, और समझना ये भी चाहेंगे क्यों आप लोग बैकडोर से एंट्री कर लेते हैं, और जो आप जीत का दावा कर रहे हैं उसके पीछे आधार क्या है? ठीक है, अपन एक एक करके बात करते हैं। मेरी पिछली बार भी बात आधी अधूरी रह गई थी, तो अब मेरे को तीन मुद्दे हैं और 2 पार्टी हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे, और फिर मैं भाजपा के बैकडोर एंट्री के बारे में बात करूंगा, और मैं इसको टाइम करूंगा 30-40 सेकंड पर यूनिट पर सेक्शन। अब मैं सबसे पहले तो एक आरजेडी की तरफ कटाक्ष करना चाहूंगा कि आरजेडी बिल्कुल ही बिहार की जनता को गरीब, गुरबा और अनपढ़ समझती है। वो ये नहीं समझती है कि बिहार से आईएएस आईपीएस इतने सारे आते हैं, आईआरएस ऑफिसर्स इतने सारे आते हैं कि बिहार में क्या है, रट्टाफिकेशन नहीं चलता है। वो समझदार प्राणी है। बिहार को एक चीज बता दो ना कि ये बुक है, ये किताब है, इसको इस तरह पढ़ना है, तो वो रट्टा नहीं मारते हैं, वो पढ़ लेते हैं, यानी वो समझ लेते हैं रुचि में रख के। तो उससे क्या होता है, जब तेजस्वी यादव ने 15 मिनट में 10 लाख नौकरियां देने की बात कही, तो मेरे ख्याल से तेजस्वी यादव को ये पता ही नहीं है कि 15 मिनट में 10 लाख नौकरियां कैसे दी जाएंगी, यानी एक सिग्नेचर के साथ। वही राहुल गांधी वाली बात की 15 मिनट दे दो। चाइना की जो सेना है वो तो 1200 किलोमीटर भारत में घुस गई है, और 15 मिनट में हमारी सरकार होती तो उखाड़ के फेंक देते। अरे भाई मतलब ठीक है, चलो, तो ये तो एक मुद्दा हंसना बहुत आसान है वैभव जी, अरे हंसना बहुत आसान है, इसमें क्या झूठ है। आपको अपनी सेना पर विश्वास नहीं है, लेकिन राहुल गांधी जी को निश्चित तौर पर विश्वास है कि सेना को अगर आप ताकत देंगे, सेना को छूट देंगे, तो 15 मिनट बहुत है उनको वापस खदेड़ने के लिए। लेकिन जब आपकी सोच ही नहीं है, जब जिस सरकार की सोच ना हो और जिस सरकार के प्रधानमंत्री अगर ये कहें कि चाइना हमारी सीमा में आया ही नहीं है, तो आपके लिए 15 घंटे तो छोड़िए, 15 महीने भी आप पीछे नहीं कर पाएंगे। जब आप मान ही नहीं रहे, आपने स्वीकार नहीं किया कि चाइना हमारी सीमा में घुसा है। देखिए, ऐसा है, बिहार राज्य के जो हमारे सैनिक थे जिनको आपने गलवान घाटी में शहीद करवाया है, उनका हिसाब इस चुनाव में लिया जाएगा आपसे। और राहुल जी ने 15 मिनट कहा तो उन्हीं बहादुर सैनिकों के दम पर कहा था, जिसका आप मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन हम मजाक बर्दाश्त नहीं करेंगे, सेना का शौर्य का मजाक नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। आपके नेता को तो दिक्कत ये है कि अगर अब आप जब तलवार भाले लेके उड़ता तीर आपने पकड़ ही लिया है, तो अब मैं आपके ऊपर भी कटाक्ष कर देता हूं। उड़ता तीर आपने ऐसा पकड़ा है, आप कटाक्ष के अलावा करते क्या हैं? गांधी ने बोल दिया, आपके पास काम करने के लिए नहीं है, बोलिए कटाक्ष, जनता सुन रही है। आपके बेअक्ले नेता राहुल गांधी, जो कि कब से नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बन नहीं पाएंगे ताउम्र, 50 साल की उम्र में युवा नेता कहलाते हैं। अरे डूब सुनो, इतनी बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरी बात को ऊपर करके बोलने से कोई फायदा नहीं है। जिसके परिवार में 3 प्रधानमंत्री रहे हो, आप उसको नेता नहीं मानते, तो आप है नेता क्या देश के? वो 1033 किलोमीटर है, 1200 किलोमीटर सेना कहां है, चलो बताओ। अरे यार, चाटना एक बात होती है और अपने नेता की तारीफ करना एक बात होती है। देखो, चाटा बिहार की लैंग्वेज में बोलो, चाटो। चलिए, थोड़ा डिरेल हो रही है। उस बयान की तारीफ कर दीजिए। श्रवण कुमार जी हमारे साथ मौजूद, आता हूं अनुज भाई, आता हूं आपके पास। श्रवण कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं, एलजेपी नेता हैं। यहाँ पर श्रवण कुमार जी, एलजेपी पर यह आरोप लगता रहा है कि आप जब तक सरकार में रहे तब तक आपने खूब मलाई खाई, जेडीयू और तमाम पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी ये कहते रहे हैं, तब तक आपने कोई कमियां नहीं दिखाई दे रही थी। और अब चुनाव आया तो भारतीय जनता पार्टी ने आपको कह दिया कि आप अलग से लड़िए, जो मुस्लिम वोट जेडीयू से और बीजेपी से छिटका हुआ है वो अपनी तरफ करने की कोशिश करिए। जितनी सीटें निकलेंगी चुनाव के बाद फिर सामने आ जाएंगे। कितनी सच्चाई है इन तमाम आरोपों दावों में? देखिए भूपेश जी, आरोप तो कुछ भी लगाए जा सकते हैं, आरोपों का कोई सर पांव नहीं होता। भूपेश जी, भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं कहा कि आप अकेले लड़िए। लोक जनशक्ति पार्टी और हमारे नेता चिराग पासवान जी ने कहा कि नीतीश कुमार जी के चेहरे पे हम बिहार का विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, और सीटों की कोई समस्या नहीं थी। हम जितनी सीटें चाहते उतनी सीटें हमको देने के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार थी। लेकिन नीतीश कुमार जी के चेहरे पे, और भूपेश जी, मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि नीतीश जी को भारतीय जनता पार्टी ने लगातार बिहार में विज्ञापन दिया चुनाव के बाद, और अपने विज्ञापन में भारतीय जनता पार्टी ने कहीं पे भी नीतीश कुमार जी को जगह नहीं दिया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जान चुकी थी
नीतीश जी 2013 में भाजपा से अलग हुए थे और बिहार विधानसभा में उन्होंने कहा था, बिहार विधानसभा में, कि मिट्टी में मिल जाएंगे, बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। अगर ऐसा होता है, मान लीजिए, चलिए 10 तारीख के बाद की बात करते हैं, 10 तारीख के बाद की बात करते हैं। अगर स्थितियां ऐसी बनती हैं कि भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू और एनडीए के अगर गठबंधन की बात करें, वहां पर आपको मेरी आवाज आ रही है, मेरा सवाल सुनिए, उसका जवाब देना। श्रवण कुमार जी, अगर मेरी आवाज आ रही है, उसका सवाल का जवाब देना। अगर एनडीए को कुछ सीटें कम पड़ती हैं और उन सीटों की आप भरपाई कर सकते हैं, तो आप वापस जाएंगे एनडीए के कुनबे में, उनको सरकार बनाने में मदद करेंगे, या ये कहेंगे कि आप नीतीश कुमार को हटा दीजिए, उसके बाद देखते हैं क्या है? हम तो जब चुनाव में हम गए, देखिए 2 चरण के चुनाव, 165 सीट पे पहले भूपेश जी चुनाव हुए बिहार में, और आज तीसरे चरण का चुनाव है 78 सीट पर। परसों अंतिम प्रचार था चुनाव का, नीतीश जी ने रन छोड़ देने का काम किया। नीतीश जी को पता चल गया कि 2 चरण में 165 सीट में जो चुनाव अरे सर, अब तो श्रवण कुमार जी, अब तो चुनाव हो गए, कैंपेनिंग भी हो गई, मंचों पर आपने जो कहना था कह दिया, अब तो इंतजार का, परिणाम का इंतजार हो रहा है। समझना हम आपसे हाँ या ना में ये चाहेंगे, सीधा हाँ या, जो मेरा सवाल है उसका जवाब या तो हाँ है या ना है। आप नीतीश कुमार के साथ, आप बीजेपी के साथ जाएंगे अगर एनडीए को सीटों की जरूरत पड़ती है? भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनाने के लिए लोक जनशक्ति पार्टी चुनाव के परिणाम के बाद समर्थन देगी, और भाजपा का मुख्यमंत्री बने, इसके लिए हमारे नेता ने स्पष्ट कर दिया है, इसी शर्त पर। और इस जनता दल को उतना सीट ही नहीं आ रहा है, लोजपा ही 10 तारीख को उतना सीट ले आएगी कि भाजपा लोजपा की सरकार बिहार में बनेगी। वैभव अग्रवाल, समझना आपसे चाहेंगे, अब अगला सवाल मेरा आपसे, अगर ऐसी बात बनती है, आप कहते हैं कि नीतीश कुमार जो है वो हमारे बड़े भाई हैं, बड़ी पार्टी का दर्जा है, हमने उनको पूरी इज्जत दी है, नीतीश कुमार हमारा मुख्यमंत्री का चेहरा है, लेकिन अगर एलजेपी जैसा कि अगर एग्जिट पोल में भी आए, या मान लीजिए 10, 12, 15 सीटें जीतने में कामयाब रहती है और उतनी आपकी सीटें कम रहती हैं, मनाने की कोशिश करेंगे, लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पहले ये कोशिश आपकी तरफ से नहीं हुई, अब बड़ी भूमिका निभाएंगे छोटा भाई होने के नाते? देखिए, ऐसा है, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया। एलजेपी में चिराग जी एक अपनी पृष्ठभूमि को तैयार कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से चिराग जी ने बड़ी शालीनता से अपनी पृष्ठभूमि को तैयार किया है। हम उनके अगर इलेक्शन कैंपेनिंग को देखें, उनकी स्पीचेस को देखें, उनके जो डील डॉल है और उनके कपड़ों का तरीका है, वो एक रामविलास जी का एक चेहरा कैरी करते हुए आए। उसी साइड पे हमने तेजस्वी जी को देखा तो वो वैसे हैं। अब जहां पे नीतीश जी की बात है, वहां पे विचारों का आदान प्रदान जहां होता है, 2 बर्तन घर में होते हैं तो आवाज तो आती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जहां तक मनाने की बात है, हम बड़े भाई का दर्जा अगर निभाते हैं तो हम मनाएंगे नहीं, हम ये बोलेंगे अरे भाई आ जाओ, बड़ी सिंपल बात है, परिवार में ही तो है सब, तो इसमें कोई नाराजगी की बात नहीं है। आपने देखा है कि हमेशा हर इलेक्शन में जहां तक भाजपा की बात रही है, भाजपा ने तो कांग्रेस के कई नेताओं को अपने में सम्मिलित किया है और आज भी उनको इनविटेशन देती है। आरजेडी के कई नेताओं को इसलिए इनविटेशन नहीं जाता है क्योंकि आरजेडी की जो सोच है वो थोड़ी सी अग्रेसिव सोच है, वो थोड़ी सी अटखेलियों वाली सोच है, इसलिए हम थोड़ा सा डर के रहते हैं उनसे। तो कोई बात नहीं, वो अपने लेवल पे खेलते हैं। लेकिन जहां तक नीतीश कुमार जी की पार्टी है, एलजेपी है, ये अल्टीमेटली तो सब भाजपा का हिस्सा ही थे, तो इसके अंदर कोई इसमें दो राय नहीं है। अब कांग्रेस की बात ले लीजिए, मेरी शक्ति सिंह जी से बात हुई, मेरी कई लोगों से बात हुई जो अभी तीसरे चरण के इलेक्शंस में, अनुज भाई को पता होगा, वहां पे थे। कल उनको कोरोना पॉजिटिव हुआ और बहुत टीम को सबको सतर्क किया गया, तो आज सुबह बात हो रही थी। तो मेरे को ये लगा कि ये लोग सब कितने खुश थे, इनके चाहे बड़े नेता नहीं आए, लेकिन जो नेता इन लोगों ने टीम के लिए काम किया है वो बहुत अच्छा काम किया है। उसी तरह चाहे एलजेपी हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे भाजपा हो, या भाजपा के संगठक दल हो, भाजपा के मित्र दल हो, ये हम लोग सब एक मिलकर टीम की तरह काम करते हैं, एक दूसरे पे छीटाकशी नहीं करी। आप रामविलास जी का, चिराग जी का
या आप नीतीश जी का जो भी पूरा कैंपेनिंग है उसमें कटाक्ष तो किए हैं, लेकिन छीटाकशी नहीं करी है। देखिए बहुत एक वो इज्जत वाली लाइन है। उर्मिला ठाकुर जी, अगर आपने पिछले 5 मिनट की डिस्कशन पे गौर किया हो तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि हम मनाएंगे नहीं, हम बुला लेंगे, और ये पूरे कॉन्फिडेंट हैं कि अगर इनको एलजेपी की जरूरत पड़ी जेडीयू के साथ तो एलजेपी आ जाएगी। देखिए, केंद्र में जब से बीजेपी की सरकार बनी है तब से आपको विवेक जी याद होगी कि आप देखते होंगे कि नीतीश जी बोलते थे मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, और इनके पास सीबीआई की छड़ी है, जो नहीं जाएंगे उसको छड़ी दिखा के डरा करके मिला लेंगे। ये रातों रात चोर दरवाजे से जब सत्ता चला सकते हैं निर्लज होकर के, तो ये कुछ भी कर सकते हैं। इनके पास सारी एजेंसी है, अगर इनके खिलाफ में कोई बोलेंगे तो उनको जो है सीबीआई की छड़ी से आतंकवादी कह देंगे, उग्रवादी कह देंगे, जेल भेज देंगे। तो इस सबको डरा धमका करके क्या करेंगे ये तो ये जाने और पूरा देश की जनता जान रही है। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के लिए पूरा बिहार के लोग, युवा से लेके महिला से लेके लॉ एंड ऑर्डर कानून का जो इकबाल डूब चुका है, विकास की जो गाड़ी पटरी से उतर गई उसको पटरी पर लाने के लिए आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी को ही लोग विकल्प के रूप में देख रहे हैं। और आने वाला 10 तारीख को तेजस्वी जी के नेतृत्व में बिहार में बदलाव होने जा रहा है और बिहार में तेजस्वी जी की सरकार बनने जा रही है, तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। और ये लोग जो बोल रहे हैं, जुमलाबाजी करते आए थे, जो फेक न्यूज फेंकते रहते हैं, लोगों से जो झूठे वादे करते हैं, ये सारे चीजों पर पानी। अच्छा, एक बात मैं भूपेश जी, मेरे को बहुत पेट में दर्द हो रहा है। मैं ठाकुर जी, मैं एक ही बात पूछना चाहूंगा, बहुत दिनों से पेट में दर्द हो रहा है। मैं आपकी इजाजत से कि आप पहली मीटिंग में 10 लाख नौकरियां देंगे कैसे और किसको देंगे और कौन से एरिया में देंगे, बस वो बता दें मेरे को, मैं धन्य हो जाऊंगा। और मेरी शुभकामनाएं हैं। एक चीज मैं ये जवाब देना चाहती हूँ, आपको। ये जवाब आप सुन लीजिए। 2 करोड़ 13 लाख रुपया बिहार का जो 1000 करोड़ जो बजट है, उस बजट में बिहार सरकार मात्र 60% खर्च कर पाती है। 80,000 करोड़ 40% नहीं खर्च पर कर पाती है। और 4.5 लाख वैकेंसी जो वर्तमान में पड़ा हुआ है, बाकी वैकेंसी निर्माण किया जाएगा, फैक्ट्री लगाई जाएगी। और एक चीज और, यही नीतीश कुमार जी पार्लियामेंट में बोले थे जब वो रेल मंत्री थे कि भारत में कोई फरिश्ता, 1 मिनट भवेश सुन लीजिए, वैभव जी सुन लीजिए, कहे थे कि भारत में फरिश्ता भी आ जाएंगे तो घाटे में चल रहे रेलवे को मुनाफा में नहीं बदला जा सकता है। लेकिन आदरणीय लालू जी का समय गया, यादव जी धन्य हुआ बिहार जिसने लालू प्रसाद यादव जैसे बेटा को पैदा किया और उन्होंने 98,000 करोड़ मुनाफा में पहुंचा दिया रेलवे को बिना किराए। डॉक्टर सुनील कौशिक, वापिस आपके पास आ रहा हूं एक्सपर्ट कमेंट के लिए। गठबंधन, एनडीए या महागठबंधन, इसमें भी कुछ फेरबदल देख रहे हैं आप 10 तारीख के बाद? नहीं, बिल्कुल भूपेश जी, कुछ भी हो सकता है राजनीति में, क्योंकि आपने 2010 और 2015 पीछे बहुत मन जाइए, 2005 की तरफ मन जाइए, के साथ मिलकर सरकार बना सकते हैं। कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है बीजेपी आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बना सकती है। अब ये भी नहीं कह सकते हम, लेकिन मैं थोड़े से 2 आंकड़े देख रहा हूं कि एग्जिट पोल के जो नतीजे आ रहे हैं, उन एग्जिट पोल का जो अंतर है वो 4 से 6% के आसपास का है। दूसरा, ये बीजेपी को और नीतीश जी की पार्टी को ये बहुत समझना होगा, और राजनीतिक दल को, कि 35 से 40 लाख प्रवासी मजदूर यदि बिहार में वापस गए हैं और जिनको सुविधा नहीं मिली है, ये सब जानते हैं। और 100 से 120 विधानसभाएं ऐसी हैं जब बहुत अति ग्रामीण क्षेत्र है, अति मतलब बहुत गरीबी रेखा से नीचे वहां रह रहे हैं। यदि उनका तुलनात्मक अध्ययन कर लिया जाए तो एक विधानसभा पे मुझे लगता है 20 से 25,000 मजदूरों का वहां पलायन हुआ है, वापस गए हैं। यदि उन प्रवासी मजदूरों का रोल क्या रहता है, क्या एग्जिट पोल के जो नतीजे आ रहे हैं, क्या एग्जिट पोल की टीम उन मजदूरों तक पहुंची है या नहीं पहुंची है, ये तो नतीजे बताएंगे। लेकिन 4 से 6% के आसपास का नतीजा है, तो मुझे लगता है प्रवासी मजदूरों की नाराजगी बहुत अधिक रही, तो मुझे लगता है कि कुछ भी हो सकता है 10 तारीख को, कुछ भी नतीजे आ सकते हैं जिस तरीके से एग्जिट पोल दिखा रहे हैं। दूसरा, हम बात करेंगे कि नीतीश जी की पार्टी
की जो स्थिति है इस समय वो एक नंबर पार्टी है। यदि राजग के बाद की बात की जाए, बीजेपी की मुझे लगता है 53 सीटें थीं और जेडीयू की 71 सीटें थीं, तो बड़ी पार्टी थी। यदि कहीं लोजपा ने सीटें काटने का प्रयास किया, वोट प्रतिशत अधिक रहा और बीजेपी नंबर 1 की पार्टी हो गई और जेडीयू कहीं तरीके से तीसरे नंबर पर चली गई, तो मुझे लगता है कि बीजेपी का चेहरा मुख्यमंत्री का होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर उस पोजीशन में नीतीश जी क्या निर्णय लेते हैं, किसके साथ जाते हैं, ये समय बताएगा। तो ये 2-3 चीजें ऐसी हैं जो 10 तारीख को खुलेंगी, लेकिन मुझे लगता है कि एग्जिट पोल के अलावा भी इन परिस्थितियों पर लोगों को नजर रखनी चाहिए। अनुज भाई, आपके साथ करीब हर चरण पर डिस्कशन होता रहा है, आप स्टूडियो में आते रहे हैं, बारीक चर्चा होती रही है आपके। 10 लाख नौकरियों का जो वायदा किया है आपके गठबंधन ने, वो वायदा क्या लगता है क्लिक कर गया? देखिए, बहुत बड़ा मुद्दा है। मैंने आपको क्या कहा कि ये चुनाव का नैरेटिव ही कुछ और है। ये चुनाव का नैरेटिव बिहार की जनता की जो मांग है, अब वो जात पात और धर्म से ऊब चुकी है, बहुत हो चुका उनका बंटवारा, उस चक्कर में बहुत पिछड़ चुका है हमारा प्रदेश। जबकि ये प्राकृतिक संपदा से संपन्न प्रदेश हमारा है और बहुत उन्नत प्रदेश होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं आपस में भिड़ा करके बहुत पीछे करा है। अब जनता विकास चाहती है, जनता रोजगार चाहती है, क्योंकि ये केंद्र सरकार की रिपोर्ट है कि बिहार में हर दूसरा नौजवान बेरोजगार है, हर घर में एक बेरोजगार है। तो बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसकी वजह से अगर पूरे देश में पलायन सबसे ज्यादा कहीं होता है तो बिहार का होता है। आप किसी भी देश के प्रदेश में चले जाइए हमारे, तो सबसे ज्यादा अगर कोई प्रवासी मजदूर आकर के रहता है तो बिहार से आ रहा होता है। क्या कारण है कि उसको अपने प्रदेश में नहीं रोजगार मिल रहा है, अपने प्रदेश में नौकरी नहीं मिल रही है? इतना लंबा शासन होने के बाद 15 साल की हम बात करें नीतीश कुमार जी की, ये बिल्कुल नहीं रोक पाए हैं। तो इसका मतलब सरकार नाकामयाब रही है, स्वीकार कर लेना चाहिए। और ये इन्होंने कल नीतीश जी ने स्वीकार भी कर लिया है कि मेरा अंतिम चुनाव है, अब ये रिटायरमेंट इन्होंने अपनी स्वीकार कर ली है, क्योंकि इनको दिख गया है अब जमीन खिसक चुकी है और जनता की जो मांग है उस पर ये खरे नहीं उतर पाए हैं। और नई सोच के साथ नई एक नौजवान एक जनता के बीच में आया है और एक ऊर्जावान बातें कर रहा है, तो जनता को, खासतौर से नौजवानों को, जो कि जो है पढ़े लिखे नौजवान हैं और बेरोजगार घूम रहे हैं, और फिर उस प्रदेश में जिसमें बेरोजगारी सबसे ज्यादा है और वहां पे सरकारी नौकरियों को सबसे ज्यादा रिक्त पड़ी है, सरकार उसको भरने में नहीं आप पैसा होने के बावजूद, क्योंकि ना आप उतनी अच्छी नौकरियां दे पाए, ना प्रवासी मजदूरों को संभाल पाए। लेकिन यहां पर एक आरोप आप पर, जो कि उर्मिला ठाकुर आरजेडी की नेता है, उन्होंने लगाया और कांग्रेस ने भी लगाया कि आप बैकडोर से एंट्री मार के किसी भी तरह गठजोड़ को तोड़कर मरोड़कर कैसे भी आप अपनी शक्ति दिखाकर आप सरकार बना लेते हैं। AIMIM आपके साथ आ जाएगा, मायावती आपके साथ आ जाएंगी, उपेंद्र कुशवाहा आपके साथ आ जाएंगे, LJP आप स्टूडियो में बैठ के दावा कर ही रहे हैं कि बुलाएंगे तो आ जाएंगे, JDU आपके साथ है, हम आपके साथ है, जन अधिकार पार्टी को भी आप कहेंगे, क्योंकि CBI का डंडा आपके हाथ में है। ये बड़ा आरोप है, मैनेज कर लेंगे? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरे को तो मतलब सोच के हंसी आती है। मैं आज 41 साल पूरे किए अपनी जिंदगी, नहीं 40 साल पूरे किए अपनी जिंदगी के, अभी 4 दशक हो गए मेरे को। तो मेरे को, हम जब छोटे थे ना, जब लालू जी को सजा हुई थी, तो उसमें पता चला कि उनको सजा किस मैटर में हुई, गबन करने में, है ना। तो उर्मिला जी ने लालू जी का एग्जाम्पल दिया तो मैं तो हंस रहा था। अच्छा, जहां तक बैकडोर एंट्री की बात है, भाई साहब ऐसा है कि अगर हम गलत कुछ कर रहे हैं तो आप स्वतंत्र हैं सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने में। ऐसे तो है नहीं कि आपने सुप्रीम कोर्ट की मर्यादा को नहीं हनन किया, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी आप, अब मजबूरी है बाकी दलों की सुप्रीम कोर्ट जाना, अब आप वहां पे बोल रहे हैं कि वहां भी बैकडोर की सेटिंग है, तो फिर मतलब हम राजनीतिक दल नहीं, हम तो वो हिटलर के जैसे माफिक हो गए एकदम। मतलब जो मैं कह दूं वो सही है। तो ये तो क्या है ना, ये बहुत बढ़िया बिहार के जबरदस्त इलेक्शन है, हमारी विचारधारा इतनी सही है। और मैं आखिर के 2 मिनट में मैं ये एक पॉइंट करना चाहूंगा कि आरजेडी का जब लालटेन का, लालू जी ने अपनी पार्टी फ्लोट करके लालटेन का वो क्या सिंबल रखा था ना, तो सिंबल मेरे को समाजवादी पार्टी, मुलायम सिंह यादव की पार्टी भी याद आ जाती है उत्तर प्रदेश में। मैं उस पर भी कटाक्ष करूंगा साथ के साथ। तो लालटेन का सिंबल जब रखा था, तब लालू प्रसाद यादव ने गली गली जाके ये बोला था, क्योंकि वहां पे लालटेन इस्तेमाल होती थी, लाइट होती ही नहीं थी, तो सबको ध्यान देता था कि वोट उनको जाना है, लालटेन को वोट जाना है। आज की तारीख में तो सड़कें भी बन गई, बड़ी बड़ी मोटर गाड़ियां भी भाग रही हैं बिहार में सड़कों पे, और लाइट भी 24 घंटे आ रही है, चूल्हा भी जल गया है, अब साला लकड़ी की भी जरूरत नहीं है। तो ऐसा है ना कि अच्छा, उसी तरह साइकिल रखी थी जब उत्तर प्रदेश में सड़कें नहीं होती थी, तो क्या वो भी पंचर हो गई? तो देखिए, इनको क्या है, इनको जरूरत है आज के युग में बैठने की। कांग्रेस की दिक्कत ये हो गई है
कि कांग्रेस के पास टीम तो अच्छी है लेकिन कोई चेहरा नहीं है। उर्मिला जी, भारतीय जनता पार्टी का कुल मिलाकर यह कहना है कि लालटेन अब बीते जमाने की बात हो गई है। लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले में जेल में चले गए, आपकी मजबूरी थी, आपने उनको अपने होर्डिंग से और बैनर से हटा दिया। का क्या काम है, कमल का क्या? बोलिए उर्मिला जी। अच्छा माली वही होता है जिसके बगिया में हर तरह का फूल हो। हाँ जी। वो माली अच्छा नहीं होते कि सारा फूल मुरझ जाए और सिर्फ कमल दिखाई पड़े। ये देश का प्रधानमंत्री है, ये प्रधानमंत्री नहीं, वार्ड सदस्य का भी चुनाव के प्रचार में उपस्थित होने के लिए तैयार है। और जब इतना ही गर्व है अपने आप पर, तो एक हेलीकॉप्टर के पीछे 34 हेलीकॉप्टर, पूरा कैबिनेट, पूरा बिहार, पूरा देश का मुख्यमंत्री क्यों लगे हुए हैं? प्रधानमंत्री है या नहीं है? इतना ही कॉन्फिडेंस है उर्मिला जी, श्रीमती उर्मिला जी, माननीय उर्मिला जी, आप होता है आरजेडी की, आप बताए वो आपके प्रधानमंत्री है एक मिनट सुन नहीं लीजिएगा मेरी बात को। मैं कहना चाहती हूँ आपके ही राजपाट में आप बताएं क्या उनका हक है वहां जाने का या नहीं है? जिस तरह मेरा और आपका है कि यहाँ भी सब कुछ नरेंद्र मोदी के राजपाट में ठीक नहीं है। आप अपने आप को याद कीजिए, उस सुप्रीम कोर्ट के जो 4 जजेस बैठ करके जो दिए स्टेटमेंट कि नरेंद्र मोदी के राजपाट में यहाँ भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, उसके बाद भी बोल रहे हैं। चलिए चलते चलते रिएक्शन लूंगा, वक्त की कमी है, वक्त पूरा हो चला है। एग्जिट पोल पर भी हमको जाना है। डॉक्टर सुनील कौशिक हमारे साथ मौजूद हैं। सुनील भाई, अगर आपके तजुर्बे के हिसाब से देखा जाए, आपने तीनों चरणों का चुनाव देखा और कई बार बड़ी बारीक चर्चा हुई आपसे, समझना ये चाहेंगे अंडर करंट कौन है और किसकी सरकार बनती आपको दिखाई दे रही है आपके तजुर्बे के हिसाब से? नहीं, देखो बेसिकली क्या है कि जो मैंने अभी भी बताया कि यदि लोजपा, लोक जनशक्ति पार्टी, यदि उसने बीजेपी के खिलाफ चुनाव में प्रत्याशी नहीं उतारे हैं और वो ऐसी परिस्थिति में या जेडीयू के खिलाफ प्रत्याशी उतारे हैं, और मुझे लगता है कि जेडीयू की सीटें यदि कम आती हैं, आज की डेट में जेडीयू की सीटें ज़्यादा हैं, बीजेपी की कम हैं, और सबसे ज़्यादा आपकी लालू प्रसाद यादव की पार्टी की सीटें हैं। यदि वो कहीं दूसरे और तीसरे नंबर का जो गेम है, यदि वो कहीं उलट गया, तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कोई और होगा, हो सकता है बीजेपी से हो। और यदि बीजेपी से चेहरा नहीं होता है तो मुझे लगता है कि कहीं नीतीश जी की पार्टी फिर वही 2015 के शुरू की पोजीशन में जो सरकार बनाई थी, कहीं उस पोजीशन में नहीं पहुंच जाए। एक मैंने आंकड़ा और आपको बताया कि जो प्रवासी मजदूर वापस गए हैं वो लगभग 100 से 120 विधानसभा सीटों पे बहुत मायने रखते हैं, और हर विधानसभा सीट पे 15 से 20 हजार प्रवासी मजदूरों की वापसी है। यदि उनकी वास्तव में नाराजगी है तो एग्जिट पोल सारे के सारे धरे रह जाएंगे, कुछ और आंकड़े आ सकते हैं, क्योंकि एग्जिट पोल जितने भी आंकड़े आजकल की डेट, आज की स्थिति में दिखा रहे हैं, वो चाहे बीजेपी की सरकार बनते हुए दिख रही हो, नीतीश जी चाहे दोबारा मुख्यमंत्री बनने हो, लेकिन यदि उनका अंतर देखें तो कहीं 2 से 6, कहीं 4 से 6% का आंकड़ा प्लस और माइनस का है। ये बहुत कम होता है। तो तमाम एग्जिट पोल ऐसी बात नहीं, कई बार फेल भी हुए हैं, कई बार पास भी हुए हैं, लेकिन हम कुछ कह नहीं सकते कि आखिर में क्या होगा। चलिए फिलहाल एग्जिट पोल का इंतजार है। 243 सीटें, 3 चरणों का चुनाव संपन्न। 10 तारीख का सभी को इंतजार। 10 तारीख को आखिरकार दिन के 12 बजे क्या तस्वीर बनेगी, कौन सी पार्टी सरकार बनाएगी, ये तय हो जाएगा। लेकिन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के अगर नुमाइंदों की बात करें जो हमारे साथ मौजूद थे, उनका कहना है, भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो उनका कहना है कि जेडीयू के साथ मिलकर आसानी से सरकार बनाएंगे, और अगर ज़रूरत पड़ी तो एलजेपी को हम कह देंगे तो एलजेपी हमारे को सपोर्ट करने आ जाएगी। कांग्रेस का कहना है इस मुगालते में मत रहिए, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, ऐसे वाक्यों का इस्तेमाल किया जा रहा है कांग्रेस और महागठबंधन की तरफ से। उनका कहना है कि आप चिंता मत करिए, इस बार परिवर्तन की बयार बह रही है बिहार में और सरकार जो है वो महागठबंधन की बनेगी। एलजेपी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी और एलजेपी मिलकर सरकार बनाएंगे, हमें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन देखना ये होगा, 10 तारीख तक इंतजार रहेगा। लेकिन हमारी एग्जिट पोल पर भी नज़र है, क्या कुछ कहते हैं एग्जिट पोल, इसको भी हम लेकर तुरंत आपके सामने आएंगे। फिलहाल बड़ी बहस में अभी के लिए इतना ही। वैभव अग्रवाल बहुत शुक्रिया आपका, अनुज अत्रे भाई बहुत शुक्रिया आपका, श्रवण कुमार एलजेपी नेता हमारे साथ जुड़े रहे बहुत शुक्रिया आपका, उर्मिला ठाकुर आरजेडी नेता आपका बहुत शुक्रिया, सुनील भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल बड़ी बहस में अभी के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप चलते रहिए सहारा न्यूज़ नेटवर्क के साथ। इजाजत, सहारा।